अच्छा मिला 2024 में। आज नतीजा ये हो गया है कि पार्टी बोल रही कि अब की बार हम 400 पार लाने जा रहे हैं। यही बात गौर कीजिएगा, तमाम जनता इस बातों को गौर कीजिए कि युवा होकर सीधे बोल रहे हैं 400 पार। सीधे सीधे मोदी जी के विचारधाराओं को और एजेंडों को अपने दिमाग में बैठा चुके रजू प्रताप रूढ़ी उस 400 पार में जीत पाएंगे। ये मोदी लहर है, मैं केहू आई सभे नाव पर सवार होके जहाज पर चढ़ जाई, चाहे रूढ़ी जी आवस चाहे केहू आओ, मोदी जी के लहर में सभे जीती। तो 400 ना 410 20 50 भी हो सकता, लेकिन 400 पार तो जरूर आई। मैंने आपका भी कहना है कि रजू प्रताप रूढ़ी 400 पार में निकल जाएंगे, उनका नैया खिल जाएगा जी। और वो काम किए हैं या नहीं किए हैं, चाहे छपरा की जनता बाहर में जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के लहर में वो आगे बढ़ जाएंगे और एक बार और छपरा के जो मतलब सांसद का पद है उनको मिलेगा। देख लीजिए, ये भाई दोनों युवाएं हैं, एक तरफ महाराजगंज के तो दूसरे तरफ छपरा के। तमाम ये लोग मोदी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी के एजेंडे को 400 पार। तो इन लोग का भी कहना है 400 पार। आसान बगैनी बैठनी उड़नी नाप के चल गई, लेकिन धरातल पर नापल बहुत जरूरी बा कि जब तक वहाँ के धरातल पर ना नापे, शहर में चप्पा चप्पा ना घूमे, एक दो बार बरसात में 2-4 ढिमुलिया ना खाएम, तब तक वहाँ कुछ नहीं कर सकत। वहाँ के घूम के छपरा के जनता जनार्दन से पूरा बातचीत करे के पड़ी, समस्या जाने के पड़ी, तब वहाँ के समस्या के निदान करे के पड़ी। बात कल जाओ एगो ओवरब्रिज के, तो छपरा में लगभग पिछला 10 साल से ओवरब्रिज बनता, लेकिन आज तक भी वो काम पूरा नहीं भइल। जौन के भुगतान छपरा के जनता करता, जौन काम हमनी के लगभग 10 मिनट में हो जाएगा चाहिए, वो काम में हमनी के घंटा लगता। प्लस में क्राइम रेट भी पहले से कोनो ज़्यादा सुधार नहीं है। पुलिस थोड़ा बहुत तात्पर्य हुआ है इस चीज़ को लेकर, लेकिन क्राइम में किसी को शिक्षा को लेकर के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का क्या रोल है? हम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन विकसित होने का जो एक रास्ता गुजरता है, इन्हीं 3-4 चीजों से होकर के गुजरता है। एक विकसित व्यक्ति में, एक विकसित क्षेत्र में आप सर क्या समझते हैं? यही कि हाँ, वहाँ पे आने जाने के लिए संसाधन बढ़िया हो, लोगों का मानसिक स्तर बढ़िया हो, सोच बढ़िया हो, चिकित्सा बढ़िया हो, संचार व्यवस्था बढ़िया हो, तो हम उस क्षेत्र को बोलेंगे कि वो क्षेत्र बढ़िया है, वो क्षेत्र विकसित हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों को लेकर के, इन सभी क्षेत्रों में सांसद महोदय का एक विशेष योगदान होता है, उनके क्षेत्र से, उनके योगदान से काम किया जाता है। लेकिन इनमें उनका काम कहाँ है और कहाँ दिखाई देता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उनका कुछ योगदान दिखाई दे रहा है जो वो काम किए हैं। अगर वो काम किए हैं तो आप ही प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के, हम उज्जवल निर्मल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में, भोजपुरिया माटी स्टूडियो में पहुंचे हैं तो ऐसे शख्सियत, एक तरफ महाराजगंज के तो दूसरी तरफ छपरा के। दोनों युवा हैं, दोनों का मैं परिचय कराता हूँ। इनका नाम है मनु जी, तो दूसरे तरफ पवन जी। आपको बता दें कि आज के जो माहौल है, आज के जो परिवेश है, सारण जिला नहीं पूरे बिहार में, पूरे देश में आचार संहिता लगा। आचार संहिता के बाद हर राज्य अपना चुनाव का एजेंडा लोगों के पास रख चुका है। साथ ही साथ उम्मीदवार भी लोगों का, कई पार्टियों ने अपना उम्मीदवार भी नाम घोषणा कर चुके हैं। छपरा से रजू प्रताप रूढ़ी, तो दूसरी तरफ से आरजेडी से लालू प्रसाद यादव की बेटी आ रही हैं। और यही महाराजगंज से आपको बता दें कि कांग्रेस का सीट मिला हुआ है, वहीं बीजेपी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, जो कि पहले भी बीजेपी से भी हैं, और छपरा से रजू प्रताप रूढ़ी पहले भी छपरा से हैं। तमाम मुद्दे पे बातचीत चलेगी, क्योंकि बिहार के राजनीतिक के मुद्दे पे चर्चा होने जा रहा है और छपरा और महाराजगंज के सीटों पे चर्चा होगी, तमाम सुर्खियों में बातें होगी। स्वागत है हमारे स्टूडियो में पवन जी। का हाल बा? हाल चाल ठीक है ठाक बा, गर्मी से हाल बेहाल बा। अच्छा, गर्मी बा तो मौसम तो भाई गर्मी बढ़ले बा, और यही में राजनीति के गर्माहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई बा। मनु जी राउर का हाल चाल बा? हमरो बढ़िया बा। राजनीतिक गर्मी तो औरो गर्मी के माहौल एकदम बढ़ा के रख देले बा, जौन की सबके उ समझत बाटे। तो गर्मी के साथे साथे राजनीतिक गर्मी दोनों के मजा लेता निसन हमनी के। अच्छा, रो लोग दोनों युवा बानी और तमाम कई वर्षों से रो लोग दिखत नहीं कि महाराजगंज के विकास के बात करी या छपरा के विकास के बात करी। तो विकास के जो धरातल पे हम बात करी, तो अगर छपरा के विकास के बात करी पवन जी, तो छपरा अभी भी विकसित ना भइल बा। जेकरा भी टिकट मिलल, जेकरा भी सत्ता मिलल, सत्ता के भोगी बनल बा, लेकिन सत्ता के जनता उस सत्ता से भोग नहीं कर पाए। ए पर का विचार बा? देखिए, छपरा जौन 10 साल पहले रहे उहे छपरा आजो बा। कहीं कहीं पुल 2-4 गो खड़ा भइल बटे, लेकिन उसे जनता के कुछ भी सहूलियत नहीं के होत। और बात कइल जाओ पिछला 10 साल के डेटा के, तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी लगभग 2014 से पहले बार सांसद बनी छपरा के, फिर दोबारा वहाँ के 2019 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार घोषित कइल गए रहनी, या दोबारा वहाँ के सांसद बनी। लेकिन आज भी छपरा में जौन देखल जाओ जाम के स्थिति, चाहे जहाँ भी कूड़ा कचरा या फिर जो भी
प्रॉब्लम बाटे, छपरा के स्थिति में कोनो प्रकार के सुधार नहीं है। और देखल जाओ तो विकास के भी क्षेत्र में छपरा काफ़ी पीछे बाटे बिहार के अन्य सिटीज़ के मुकाबले में, या फिर अगर बात कर जाओ इंडिया के टॉप सिटीज़ के मुकाबला में, तो छपरा में इस सब चीज़ के बहुत ज़्यादा दिक्कत बा, प्लस में लोग भी काफ़ी परेशान बा। अच्छा, एक बात रोज कहनी है कि विकास की हम बात करी, पूरा टॉप सिटी के, पूरा राज्य के बारे में बात करी, तो रोज जानकारी होके के चाहिए कि छपरा के माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनको फिर से टिकट मिला है। इकलौता सांसद है जो कि एरोप्लेन उड़ाते हैं और देश को अपने एरोप्लेन से नापते हैं, और अपने छपरा को भी एरोप्लेन से कई बार वो नाप चुके हैं। लेकिन विकास की जो नाप है वो छपरा को एरोप्लेन से नाप देते हैं, लेकिन विकास से नहीं नाप पाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, एरोप्लेन से नापल तो बहुत आसान बा, गईनी बैठनी उड़नी आ नाप के चल गईनी, लेकिन धरातल पर नापल बहुत जरूरी बा। कि जब तक वहाँ के धरातल पर ना नापेम, शहर में चप्पा चप्पा ना घूमेम, एक दो बार बरसात में दो चार ढिमुलिया ना खाएम, तब तक वहाँ कुछ नहीं कर सकत। वहाँ के घूम घूम के छपरा के जनता जनार्दन से पूरा बातचीत करे के पड़ी, समस्या जाने के पड़ी, तब वहाँ के समस्या के निदान करे के पड़ी। बात कल जाओ एगो ओवर ब्रिज के, तो छपरा में लगभग पिछला 10 साल से ओवर ब्रिज बनता, लेकिन आज तक भी ओकर काम पूरा नहीं खे भइल। जौना के भुगतान छपरा के जनता करता, जौन काम हमनी के लगभग 10 मिनट में हो जाएगा चाहिए, वो काम में हमनी के घंटा लगता। प्लस में क्राइम रेट भी पहले से कोनो ज़्यादा सुधार नहीं खे। पुलिस थोड़ा बहुत तत्पर हुआ है इस चीज़ को लेकर, लेकिन क्राइम में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। लोग दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। हाँ, इसके साथ साथ अगर बात किया जाए चिकित्सा को लेकर, तो चिकित्सा में भी कोई ज़्यादा खासा सुधार नहीं है। कोई भी डॉक्टर है जो मनमाना पैसा वसूल रहा है, कोई भी हॉस्पिटल वाला है मनमाना पैसा वसूल रहा है। चिकित्सा के भी लिए हम लोगों को मतलब अगर कुछ गंभीर बीमारी हो जाए तो जाना पड़ेगा पटना, दिल्ली, मतलब रेफर होना पड़ेगा। छपरा में कोई सुविधा नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर जो माननीय सांसद जी हैं उनको थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। पवन जी का विचार है, इन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो कि कार्यकलाप जो किए हैं बिल्कुल अभी अच्छा तरीके से 10 वर्षों में नहीं कर पाए हैं, इनका ये प्रक्रिया है। अभी हम महाराजगंज की बात करेंगे, महाराजगंज पे चर्चा होगी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के बारे में। क्या लगता है मोनू जी, आप अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से विकसित देख रहे हैं जब से हमारे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी जब से आपके सांसद बने हैं? कैसे नेता हैं, कैसे प्रक्रिया समाज के बीच में रखें, क्या क्या विकास किए हैं, आपको पता है? देखिए सर, सबसे पहले अगर विकसित या विकास की जब हम बात करें ना, तो विकास कोई एक चरण में एक व्यक्ति के द्वारा अकेले नहीं किया जाता है। सिग्रीवाल जी हैं, लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, सांसद होने के नाते उनके कुछ कर्तव्य हैं, और विकास की प्रक्रिया कोई एक दो चरणों में एक दो तीन चीज़ों से नहीं पूरी होती है। उसके अलग अलग क्षेत्र हैं जिसका चर्चा पवन जी ने किया। जैसे मेरे नज़र में सबसे पहला क्षेत्र यातायात, कहीं भी आने जाने के लिए एक प्रॉपर साधन होना चाहिए। उसके लिए सड़कें हैं, सड़कों का विकास होना चाहिए, विकास हो भी रहा है, हुआ भी है, इस चीज़ को लेकर मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। दूसरा, वहाँ पे संचार व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, इस चीज़ को भी लेकर के काम किया गया है। लेकिन क्या ये काम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा किया गया है? सरकार के द्वारा किया गया है, और वो भी सरकार क्या स्टेट गवर्नमेंट की है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की है? और उसमें भी उसके बाद आता है हेल्थ सेक्टर। क्या हेल्थ सेक्टर के द्वारा जो काम किया जा रहा है तो क्या सरकार कर रही है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, कौन कर रहा है? उसके बाद सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा। शिक्षा को लेकर के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का क्या रोल है? हम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन विकसित होने का जो एक रास्ता गुजरता है इन्हीं 3-4 चीज़ों से हो करके गुजरता है। एक विकसित व्यक्ति में, एक विकसित क्षेत्र में आप सर क्या समझते हैं? यही कि हाँ, वहाँ पे आने जाने के लिए संसाधन बढ़िया हो, लोगों का मानसिक स्तर बढ़िया हो, सोच बढ़िया हो, चिकित्सा बढ़िया हो, संचार व्यवस्था बढ़िया हो, तो हम उस क्षेत्र को बोलेंगे कि वो क्षेत्र बढ़िया है, वो क्षेत्र विकसित हो रहा है। इन सभी क्षेत्रों को लेकर के, इन सभी क्षेत्रों में सांसद महोदय का एक विशेष योगदान होता है। उनके क्षेत्र से, उनके योगदान से काम किया जाता है, लेकिन इनमें उनका काम कहाँ है और कहाँ दिखाई देता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ उनका कुछ योगदान दिखाई दे रहा है जो वो काम किए हैं। अगर वो काम किए हैं तो आप ही घूम रहे हैं महाराजगंज क्षेत्र में, देख लीजिए और हमको थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमें तो आज तक उनका चेहरा देखने को नसीब नहीं हुआ है।
हाँ, ये बात अलग है, फिर भी बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, वो आए हैं, जीत के भी जाएंगे, जनता ने उनको विश्वास दिखाया, फिर जनता उनको विश्वास दिखा के जीत के भेजेगी, फिर वो जाके बैठेंगे संसद में। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देगी, वो हार जाएंगे, उनका मैं विरोध करूं, लेकिन उसका क्या जो जनता उनसे उम्मीद की है, उसका क्या जो जनता से वादा करके जाते हैं। और हम ये भी समझ रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी लेके एक बार विकास का इसे डंका पीट दिए विकास हो गया, नहीं, हम उनसे ये भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बातें वो बोलते हैं, जो बातें होनी चाहिए, जितना उनसे हमें उतना ही चाहिए जितना वो कर सकते हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि अलादीन का चिराग फोड़ के जीन निकालिए और कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं आप भी, हम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना करना चाहिए क्या उतना हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे दिखाइए। मैं भी नहीं दावा कर रहा हूं कि हाँ वो नहीं किए हैं, तो उसमें फिर ये लोग तय कर लें कि किसका कितना योगदान। अब एक ही काम को, एक ही रोटी को आप कहें कि हम बनाए, ये बोले कि हम बनाए, ये बोले कि हम बनाए, अब फिर वही तोड़ के खा रहे हैं, उसी में सबको बांट रहे हैं, उसी का श्रेय सबको ही ले रहा है। तो अब फिर आप बताइए कि इसमें क्या है। देखिए, आपका जो कहना है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है महाराजगंज के जो सांसद है वो बेहतर कार्य नहीं कर पाए हैं, धरातल पे नहीं कर पाए। तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भी नेता लोग हैं, सभी लोग बोलता है कि हम मोदी के परिवार हैं, मोदी जी के कार्य को मेरा कार्य है। सभी लोग अपने कार्यों को नहीं गिनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य को लोग गिना रहे हैं। उन्हीं के कार्यों को सारे सांसद हो या विधायक हो, सभी लोग उन्हीं के कार्य को अपना कार्य कहते हैं। सर देखिए, लेकिन एक बड़ी सवाल आपके सामने पूछना चाहता हूं कि आप महाराजगंज के एरिया से हैं, आप एक युवा हैं, आज तक कभी भी एक सांसद को कभी ट्वीट करके नहीं देखे हैं कि युवाओं को एक अलग मंजिल मिला हो किसी सेक्टर में। रोजगार के सेक्टर में हम बात कर ले, आपने शिक्षा की जो बात कही, स्वास्थ्य की आपने बात कही, तो ये तो सरकार की रसातल है कि नहीं शिक्षा सुधर पाया, नहीं स्वास्थ्य सुधर पाया। तो भैया रोजगार की हम बात करें तो रोजगार में भी नहीं है कि संसदीय सेक्टर में जो उन लोगों के जो फंड में रोजगार की जो बात आती है वो भी रोजगार नहीं मिल पा रहा युवाओं को। तो आखिर क्यों सरकार उन्हीं को टिकट दे रही है, केंद्र सरकार उन्हीं को टिकट दे रही है जो लोग राजनीति के गुरु हैं, क्यों नहीं युवाओं को मौका मिलता है? इस पे आपका क्या प्रक्रिया है? देखिए, इसमें मुझे बताना क्या है, सभी लोग जानते हैं, सभी पार्टियां जानती है, कोई भी पार्टी लड़ती है तो अपने वोट बैंक को देख करके अपना कैंडिडेट सेट करती है। अगर महाराजगंज सेट किया गया है बीजेपी के द्वारा कि यहाँ पे हम लड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है? लगता क्या है बताना इसमें है। सभी लोग जानते हैं कि हाँ वहाँ का एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का आंकड़ा निकाला जाता है, जातिवाद देखा जाता है, खास करके बिहार में अपने तो ऐसे ही चलता है। अगर बिहार पूरे भारत में किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो अपने जातिवाद के लिए, अपने पिछड़ेपन के लिए, अपने बीमारू राज्य में शामिल होने के लिए। अब इसमें हम क्या कहेंगे, यही देख के उनको दिया जा रहा है और दिया गया है। मोनू जी का पार्टी का एजेंडा है, वो पार्टी का एजेंडा है, पार्टी अपना चलाता है। अब इसमें हम कुछ बोलेंगे तो फिर पॉलिटिकल इल्यूजन होगा कि हम सिग्रीवाल जी के विपक्ष में बोल रहे हैं। हम उनके विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, उनके अंदर कुछ क्वालिटी दिखा होगा, उनके अंदर आंकड़ा दिखा, क्या देख के पार्टी ने तय किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन पार्टी ने तय किया तो जनता उस तय आंकड़े को फुलफिल करके इनको जिताएगी। ऐसा भी नहीं है कि सिग्रीवाल जी हारने जा रहे हैं, लिख के रख लीजिए, सिग्रीवाल जी जीत के जाएंगे महाराजगंज से। आप पूरा दावा करते हैं? बिल्कुल दावा करते हैं, जीत के जाएंगे। आखिर वहाँ पे जो कांग्रेस के जो इतने बड़े लीडर का जो बेटा आ रहे हैं आकाश कुमार सिंह, तो क्या वाकई में आकाश से के नेतृत्व और कांग्रेस के आरजेडी के जितने भी तमाम जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, क्या सिग्रीवाल जी से टक्कर नहीं हो पाएंगे? क्या जो राजनीति की जो बात कर रहे हैं, जातिगत राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या भूमियार राजपूत और ब्राह्मण पे बैस पे आपको समझ में आता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत पाएंगे? वहाँ पे राय जी भी हैं, मुस्लिम परिवार में तमाम वर्गों के लोग वहाँ पे, जाति के लोग हैं, कांग्रेसी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर अकेले आप बोल रहे हैं कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत पाएंगे, तो जो कांग्रेस को सीट मिला वो हार जाएंगे? देखिए सर, इसमें कोई कहने वाली बात बची ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चरणों के इलेक्शन को देखा जाए, चाहे 2019 का हो, 2014 का हो, तो कांग्रेस का क्या अस्तित्व रहा है। कांग्रेस के कोई बड़े नेता के बेटे आ रहे नहीं, कांग्रेस का कोई खुद बड़ा नेता भी अगर आ जाए यहाँ पे तो रिजल्ट पलटने वाला नहीं है। पार्टियां शायद ये भी जान के इनको टिकट दे रही हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप बोल रहे हैं कि क्या इनमें इतना वजूद नहीं रह गया है। सर देखिए, पूरा देश
बीजेपी की लहर पे सवार है। बीजेपी 400 पार, अब की बार 400 पार का मूल मंत्र दे रही है। ठीक है, तो इस लहर का प्रभाव हम ये नहीं कहेंगे कि ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपनी वजह से जीत रहे। एक अलग लहर है, एक बदलाव की लहर है जो कांग्रेस के खिलाफ आज से नहीं 2014 से चल रही है। 2014 में कांग्रेस ने इसको नहीं समझा, 2019 में उसका खामियाजा मिला, 2024 में आज नतीजा ये हो गया है कि पार्टी बोल रही कि अब की बार हम 400 पार लाने जा रहे हैं। यही बात गौर कीजिएगा, तमाम जनता इस बातों को गौर कीजिए कि युवा होकर सीधे बोल रहे हैं 400 पार। सीधे सीधे मोदी जी के विचारधाराओं को और एजेंडों को अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं और जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी नेता हैं, या विधायक हो या सांसद हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये एक युवा होकर यही दिमाग में बैठा है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातों को 400 पार 400 पार। जनता इसकी बातों को निर्णय देगी। ये खुद हमारे स्टूडियो में ये बैठकर जब चिल्ला रहे हैं 400 पार, तो आखिर जनता क्या सोचेगी। आते हम इससे छपरा के बात करेंगे। फिर ये इनका जो मतलब है महाराजगंज के जनार्दन सिग्रीवाल के बारे में, मोनू जी ने कहा काम नहीं किए हैं, विकास भी किए हैं, लेकिन फिर आएंगे। आखिर ये दावा क्या सत्य होता है, फिर मैं अब पहले छपरा की बात करूंगा। छपरा में जैसे कि आप इनको मोनू जी का आपने सुना कि इन्होंने सीधे कहा कि मोदी जी 400 पार लेकर आने वाले हैं, 400 सीट पार आएंगे। क्या छपरा का जो सीट है राजीव प्रताप रूढ़ी उस 400 पार में जीत पाएंगे? ये मोदी लहर है, मैं केहू आई सभे नाव पर सवार होके जहाज पर चढ़ जाई, चाहे रूढ़ी जी आवस चाहे केहू आओ, मोदी जी के लहर में सभे जीती। तो 400 ना 410 20 50 भी हो सकता, लेकिन 400 पार तो जरूर आई। मैंने आपका भी कहना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी 400 पार में निकल जाएंगे, उनका नैया खिल जाएगा। और वो काम किए हैं या नहीं किए हैं, चाहे छपरा की जनता बाहर में जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के लहर में वो आगे बढ़ जाएंगे और एक बार और छपरा के जो मतलब सांसद का पद है उनको मिलेगा। देख लीजिए, ये भाई दोनों युवाएं हैं, एक तरफ महाराजगंज के तो दूसरे तरफ छपरा के। तमाम ये लोग मोदी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी के एजेंडे को 400 पार। तो इन लोगों का भी कहना है 400 पार। छपरा के जो विकास की जो हम बात करें, छपरा के जो विकास की बात करेंगे, यहाँ पे तमाम पार्टियां बिहार में लंगा नाच करने जा रही है। आरजेडी हो या कांग्रेस हो, चाहे लोजपा हो चाहे भाजपा हो, तमाम लोग हैं अपने अपने खेमा को लेकर तो जनता के पास जा रहे हैं। अपने प्रत्याशियां जो है अपने नामकरण अवट चुके हैं, सारे प्रत्याशी जो है अपने अपने विचारधाराओं को लेकर फिर जनता के पास जा रही है। मैंने ये काम किया है, मैं ये काम करूंगा, तमाम मुद्दे को लेकर लोग जनता के पास जा रहे हैं। लेकिन इस जनता को यह निर्णय करना है कि आखिर मोदी जी को चेहरा को देखना है कि यहाँ पे धरातल के विकास को देखना है। एक युवा ने इन्होंने भी कहा कि मोदी जी को 400 पार मिलेगा, लेकिन छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी जीतेंगे। मोनू जी भी नहीं कहा कि महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीतेंगे। ये तो तय 2 सीट इन्होंने तय 2 व्यक्तियों ने कहा कि मैं जीतूंगा और जिताऊंगा। इन लोगों का सोच है। एक बड़ी सवाल आपसे जाते थे कहूंगा कि ये बताइए, यहाँ की जो अभी राजनीति की जो हम बात करें, शिक्षा की जो बात करें, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार में जब डिप्टी सीएम थे तो वहां पे भंडार नौकरियां बांटे, सरकार को नौकरी कि झोला, बिहार सरकार को हर गांव में हर विधानसभा में झोला भर के नौकरी दी है। क्या उससे इस सीट पे नौकरी से, सरकार की नीतियों से, लालू प्रसाद यादव की विचारधाराओं से, क्या उससे बिहार में सीट नहीं मिल पाएगी? देखिए, बात सीट मिलने का नहीं है, बात है कि मान लीजिए वो 2 लाख या 4 लाख जो भी नौकरियां बांटे, अपने पेपर में तो दिखा दिया कि मैंने इतना नौकरी बांट दिया, लेकिन उससे बिहार की जनता को फायदा क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि उससे बिहार की जनता को 1% भी फायदा होगा, क्योंकि टीचर लोगों का आज भी वही हाल है जो 5 साल पहले था। शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। मतलब जो शिक्षा का स्तर 10 साल पहले था, आज के डेट में मान लीजिए उस समय का परसेंटेज निकाला जाए 50%, तो आज के डेट में 10% रह गया है। बच्चों में उत्सुकता नहीं है कि वो पढ़ें और शिक्षकों में उत्सुकता नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ाएं। मतलब आज के डेट में जो भी शिक्षक जा रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जा रहे हैं स्कूल में टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, हमारे बीच में के पाठक जी आए हुए थे शिक्षा मंत्री बन के और थोड़ा सा रूल रेगुलेशन को टाइट करने का कोशिश किए थे, लेकिन फिर भी उनको बाहर कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय से। और शिक्षकों का फिर वही हाल है
जो रहेगा, तो इससे मुझे नहीं लगा कि शिक्षक छात्रों का कुछ भी विकास होने वाला है, क्योंकि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा और आपको शुरुआत करना पड़ेगा कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएट तक। जहाँ भी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे कंटिन्यू इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके शिक्षा का स्तर सुधरेगा। प्लस में इसमें रूल रेगुलेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से लागू करना पड़ेगा। और बात किया जाए इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, तो गवर्नमेंट को ज़रूर फ़ायदा होगा, चाहे, लेकिन वही बात है कि यह जब बिहार में जदयू और आरजेडी का गवर्नमेंट था तभी शिक्षकों को ज़्यादा बहाल किया गया, तो इससे जदयू को भी ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, एक और बड़ी बात आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने कहा शिक्षकों की जो बारे में आपने बताया कि शिक्षा में जो बढ़ोतरी होना चाहिए, बीपीएससी किए शिक्षक हैं, बीएड किए शिक्षक हैं, डीएलएड किए शिक्षक हैं, तमाम शिक्षकों लोगों को बहाली किया गया। इतने एजुकेटेड लोगों को, जो पहले लोग इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन पे मोनू जी बहाल हुए थे, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने जो नया नीतियों के साथ यूपीएससी निकाला, बीपीएससी निकाले और तमाम बीएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, उसके बाद उन लोगों को नियुक्त किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे लोग नियुक्ति हुए हैं तो क्या शिक्षा बिहार का फिर रसातल में जाएगा? देखिए सर, कहने के लिए अलग अलग चरण में एग्ज़ाम कंडक्ट करा के सरकार ने एक फेज़ वाइज कह दिया कि हाँ इतनी बहालियाँ ली गई, इसका तरीका इतना पारदर्शी रखा गया। लेकिन सवाल फिर वहीं से पैदा होता है कि क्या वो तरीका पारदर्शी था? क्या उस तरीके में जो सभी लोग टीचर नियुक्त हुए वो उस पारदर्शिता के साथ ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो उसमें वो सफल हुए कि फिर कोई साइड से सहारा लेके? क्योंकि अभी हमने आज तक पे, इंडिया टुडे पे, एबीपी न्यूज़ पे बहुत सारे शिक्षकों का ऐसा बाइट देखा जिसमें उनसे इंटरव्यू किया जा रहा है तो महोदय राजधानी नाम अपना बताने में भी कतरा रहे हैं, अपना नाम बताने में कतरा रहे हैं। नहीं अभी सर मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में इंटरव्यू करते हैं। तो फिर सवाल लाजमी हो जाता है उठना कि हाँ तो क्या ये जो इतनी प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि हाँ स्टेट किए हैं, बीएड किए हैं, उससे पहले कॉमन टेस्ट दिए, उसके बाद आके ये निकाल के टीचर बने, बीपीएससी करके बन रहे हैं, तो इतनी सारी प्रक्रियाओं को धत्ता बताने के लिए एक पत्थर काफ़ी साबित हो रहा है जो कि ये इंटरव्यू निकल के आ रहे हैं। और वे वैसे टीचर हैं जिनका चयन हो चुका है, इन प्रक्रियाओं से गुजर चुके हैं, तो फिर ये सारी व्यवस्थाएं धत्ता की धत्ता रह जाती हैं। और फिर मन में कहीं ना कहीं एक क्षोभ उठता है कि फिर तो सेटिंग है भाई, फिर तो सेटिंग। उसके बाद अभी देख लीजिए बीपीएससी ट्री का एग्जाम, 500 कैंडिडेट दुमका में बस से लेकर के होटल में उनको तैयारी कराया जा रहा था, क्वेश्चन पेपर पढ़ाया जाता, जो कि अभी कैंसिल किया गया है। अब बताइए तीसरा चरण में हो गया, 1000 करोड़ रुपए का टोटल घोटाला सामने आया है। टू दी प्रिंट मीडिया, टू दी सोशल मीडिया हम आपको ये डाटा दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उसका आरोपी पकड़ा गया, आरोपी दिखा रहा है। अब बताइए इसमें कितने बड़े बड़े लोग संलिप्त होंगे, कितनी बड़ी बड़ी जो पार्टियां कह रही है कि हम भाई नौकरी दिए हैं, जो पार्टियां ये कह के श्रेय ले रही हैं, क्या वो पार्टियां इसमें सम्मिलित नहीं होंगी? हम पार्टी पे आरोप नहीं करें, मेरे मन का भ्रम है, मेरा भ्रम दूर कर दीजिए ना, उस टीचर को हटा दीजिए ना। मैं कहीं उस टीचर से ज़्यादा लायक हूँ? बात कराइए, चलिए हम भी पढ़ाते हैं, वो भी पढ़े, हमारे पास भी सीटेट है, बीएड है, हम नहीं किए हैं, नहीं हुआ है मेरा, तो हम किए भी नहीं है। अच्छा छोड़िए, भ्रष्ट आप निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं सर, व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, उंगली तो उठाएंगे हम। देखिए उंगली आप उठा रहे हैं, व्यवस्था पे उठा रहे हैं, लेकिन अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है, चुनाव पे मुद्दा उखड़ेगा, क्योंकि चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा भी सरकार चुनाव की बात कर रही है, यहाँ की जनता चुनाव की बात करना सुनना चाहती है। आखिर चुनाव में किसको टिकट मिला, किनको जिताना है, उस पर विचारधारा जनता कर रही है। तो आपको क्या लगता है लास्ट डिसीजन? अभी फिर मैं आप सभी हमारे श्रोता बंधु हमारे साथ बने हैं, तो लास्ट डिसीजन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस और बजाय बीजेपी महाराजगंज में सबसे ज्यादा वोट किसको आने वाला है, और किनको आपके नजरिया से अगर वो जीतते हैं तो महाराजगंज में क्या क्या होना चाहिए? लास्ट ये आपके लिए सवाल है। मेरे सवाल का मतलब, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो बताया कि मेरा भड़ास आप बोल दिए, तो वो भड़ास नहीं है सर, व्यवस्था में दोष है और वही सुधार मैं आगे भी चाहूँगा। जीतने ना जीतने का सवाल का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। जनता के मन की बात मैं खुद जानता हूँ, मेरे मन में जो बातें चल रही और लोगों की बातें चल रही। और जहाँ तक एजेंडा का सवाल है तो एजेंडा यहीं से तय भी होता है सर।
पब्लिक के अंदर कोई क्षोभ है, उस क्षोभ को दूर करे, चाहे वो कोई पार्टी हो, राजद हो, बीजेपी हो, जदयू हो, वो दूर करेगा। पब्लिक उसकी तरफ झुकाव दिखाती है। वोट के लिए कहा जा रहा है ना, आप जैसे सवाल पूछे, बोले कि हाँ 2 लाख बहाली निकला तो क्या तेजस्वी यादव को फायदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन वही अगर उसका सिनेरियो उल्टा पड़ जाए तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? होगा, नुकसान भी तो होगा। सेम वही चीज बीजेपी के साथ भी लागू होता है। रहा बात जीतने का, तो तय है मोदी जी के नेतृत्व को देश स्वीकार कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करने से हमारे जो सांसद महोदय हैं उनको भी थोड़ा सा जो वादा जनता से किए, बस उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, विनती है कि अपने जनता के क्षेत्र को थोड़ा सा घूमिए, देखिए, जानिए उनके दुख दर्द को, उसको सम्मिलित होइए। 5 बार में 1 बार भी दर्शन नहीं देते हैं, कहाँ रहते हैं, उड़न पड़ी छू हो जाते हैं। जनता ने आपको जिता के भेजा, 1 बार नहीं 2 बार विश्वास जताया है। कहीं जनता का जो विश्वास का बांध है, सबर का बांध है, उसको मत तोड़िए। मोदी जी का चेहरा देख के लोग अंधाधुंध वोट कर रहे थे, कर रहे हैं और कर भी देंगे, आपकी बार भी कर देंगे। आपका जवाब यही है कि हाँ जिता देंगे, लेकिन जिता देने के बाद क्या फिर यही रवैया रहेगा? तो क्या अपनी छवि और पार्टी की छवि दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे ना, जो आगे चल के। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझना चाहिए, जनता के बीच आए, आगे अपने कामों को बताएं, जो काम है, जो मांगे हैं। मेरी मांगे हैं कि हाँ एजुकेशन सेक्टर में खूब बढ़िया काम होना चाहिए। सबसे पहले रोजगार को लेकर के काम होना चाहिए। 83% ज़्यादा रोजगारी आ गया। आज 100 में से मतलब 83 लोग जो हैं ना बेरोजगार हैं। नया रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि 83 लोग बेरोजगार हैं। तो इस चीज़ को लेकर अपने क्षेत्र के लोगों को देखें। खासतौर पे सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग बिहार के लोग होते हैं। तो उनके स्किल डेवलपमेंट को लेके, उनके एजुकेशन को लेके, उनके हेल्थ को लेके, और जो भी बुनियादी ढांचा है, जो भी बुनियादी शुरुआत है, उस चीज को लेके काम करें। जनता उनको वोट दे रही थी, दे रही है और देगी, लेकिन कब तक आप ऐसे रवैये बना के रखिएगा? सुधार की प्रक्रिया 1 दिन में नहीं होती, लेकिन 10 साल में तो हो सकती है ना, 15 साल में हो सकती है ना। बस यही कहना है मेरा। मैंने आपको कहना है कि फिर से एक बार हम लोग मौका दे रहे हैं। बिल्कुल जनता दे रही है, और ये मौका सिग्रीवाल जी को देख करके नहीं, उनके कामों को देख करके नहीं, मोदी जी के कामों को देख करके दिया जा रहा है। क्योंकि लोगों को अभी भी उम्मीद है। बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है मांग करे। 370 धारा हटाया जा सकता है ना, संविधान संशोधन करके, संविधान का संशोधन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयास करें ना, दिलवा दें हम। आपको पता है कि बिहार का ही एक ऐसा सांसद है जो कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ही है, जो कि भोजपुरी में शपथ ग्रहण लेते हैं। और कोई ऐसा सांसद नहीं है कि जो भोजपुरी में शपथ ले। आखिर क्यों? क्योंकि भोजपुरी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी मिट्टी को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लगा कर रखा है, अपनी खुशबू को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बरकरार रखा है। इस पे आपका क्या विचार है? कम शब्दों में बोलिएगा। सम्मान है, उनका सम्मान है, तभी तो जनता जिता रही है। लेकिन क्या उनके केवल भाषण दे देने से हमारे 22वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा सम्मिलित हो गई है क्या? उसके लिए प्रयास भी होना चाहिए। वे नहीं, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ हैं, बिहार के नहीं है लेकिन निरहुआ भोजपुरी बोलते हैं ना, रवि किशन है ना, बोलते हैं ना। हमको भोजपुरी को 22वीं अनुसूची में शामिल करा के दी देते हैं। 8वीं अनुसूची जो भाषा का अनुसूची है, हमको शायद पता नहीं हो कि कौन सी अनुसूची में है, लेकिन जिस भी अनुसूची में है उसमें सम्मिलित करें। क्यों भोजपुरी अनुसूची में नहीं शामिल है? भाषा को ले, जो 22 गो भाषा है, भोजपुरी को भी शामिल किया जाए 22 भाषा के बाद। बिहार के 11 करोड़ लोग बोल रहे हैं, यूपी के 14 करोड़ लोग बोल रहे हैं ना, 40 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं। अलग अलग देशों में। तो हमारे केवल एक शपथ ग्रहण कर लेने से क्या भोजपुरी को हमारा सम्मान मिल गया? नहीं मिला ना। 40 को लोकसभा क्षेत्र बिहार सीट बिहार जीत के देता है, और 40 के 40 बीजेपी के नाम कर देता है। यूपी में 80 में 80, 120 सीट ऐसे हो जाते। सरकार बनाने के लिए 272 प्लस चाहिए, 120 अब 2 भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से ले लेते हैं और भोजपुरी को दरकिनार करके हम सम्मान कर रहे हैं, बोलते हैं सम्मान है, अच्छा काम कर रहे हैं, सम्मान है, बिल्कुल सम्मान है। लेकिन क्या केवल उतना ही चाहिए हमको? क्या उतना ही पर्याप्त है? मेरी नजर में नहीं है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बातों को जरूर गौर करें। इस युवा ने जो बात कहे, कि कई सांसद हमारे यूपी बिहार से होकर गुजरते हैं और अच्छे बहुमत के साथ सरकार आपके साथ बनाते हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी जो 8वां सूची में है,
अभी तक भी अंकित नहीं हुआ। भोजपुरी को अपमानित किया जाता है, भोजपुरी को बदनाम किया गया है, भोजपुरी को भाषा को लोग चूस कर छोड़ देता है और उसका मजाक उड़ाया गया है। तो मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूंगा कि भोजपुरी को भी वो दर्जा दिया जाए कि ताकि हमारा देश और हमारा प्रांत, हमारा बिहार और हमारा मिट्टी खुशबू से और आगे बढ़े और सम्मान के साथ आपके साथ पूरे बिहार कदम से कदम मिलाकर चले। एक जाते जाते आपसे लास्ट सवाल रहेगा कि क्या आपको लगता है, पुनः विश्वास है कि राजीव प्रताप रूढ़ी भारी मतों से विजयी होंगे? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजीव प्रताप रूढ़ी अपना पद दोबारा कायम करेंगे। एक और सवाल आपको बता दें कि छपरा से ही शत्रुघ्न तिवारी चोकर पूर्व अमनौर के विधायक जो बीजेपी के हैं वो भी सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि सांसद का राजीव प्रताप रूढ़ी और शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा का ये चुनाव में आने से राजीव प्रताप रूढ़ी का बड़ा नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो प्रेजेंट के सांसद हैं और चोकर बाबा जो है वो पहले सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। लेकिन उनके आने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी और चोकर बाबा के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दोनों क्या बोलते हैं, दोनों आदमी का जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी अलग है, तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी भारी मतों से विजय प्राप्त होंगे? जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है 400 पार, फिर वो संकल्प पूरा होगा इस बार? मोदी जी के लहर बटे वो तो उड़ेबे करी हैं, 400 ना 420 पार हो जाए। एक तरफ महाराजगंज के युवा और दूसरे तरफ छपरा के युवा ने सीधे जनता को सीधे पारदर्शी दिखाए हैं, हर शब्दों में, हर भाषा में, हर राजनीति के प्रश्नों से इन्होंने सीधे साफ तौर पे बता दिया है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। तो दूसरी तरफ छपरा के राजीव प्रताप भी उससे कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, वो भी भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन ये दोनों ने एक ही प्रश्न कहा, एक ही विचारधाराओं पर इन्होंने कहा कि देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच और विचारों को देखकर ये दोनों प्रत्याशी का नेव जो है गंगा में पार इस बार भी करेगा। लेकिन विकास नहीं होने के कारण विकास नहीं हो पाया है, ना ही महाराजगंज में ना ही छपरा में, इसलिए युवाओं में और जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश से कहीं ना कहीं हानि भी हो सकती है राजीव प्रताप रूढ़ी और दूसरी तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को भी। तो तमाम सम्मानित जनता से मैं निवेदन करूंगा, इस बार चुनावी का लाहौर है और चुनाव को लाहौर को देखते हुए आपको अपने नेक और ईमानदार 26 व्यक्तियों को वोट करना है और देश के हित के लिए वोट करना है, राजनीति के लिए हित के लिए वोट करना है और ऐसे उम्मीदवार को चुनना है कि जो देश को बदल दे और देश को बदलाव में अपना एक कदम वो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ बना रहे लोकसभा और बना रहे अपन बिहार। नमस्कार।